अब आने लगा है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस है उनके बारे में देख रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारी जो सेकंड ब्रांच जो है वो है एग्रोस्टोलॉजी। क्लियर? क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी क्या है भैया, फटाफट बताइए। हाँ, एग्रो इकोलॉजी भी पढ़ा था, उसको इसके बाद में पढ़ लेंगे। एग्रोस्टोलॉजी क्या होता है, तो यहां पर आपका जो है एग्रोस वर्ड आ गया, मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फील्ड क्रॉप्स। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? फील्ड क्रॉप्स। क्लियर? फील्ड क्रॉप्स होगा कि नहीं होगा, फटाफट बताइए। तो फील्ड क्रॉप्स तो होगा, बट एग्रोस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ग्रासेस। किसकी स्टडी करते हैं? ग्रासेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? घास। घासों का अध्ययन करते हैं भैया स्पेशली। क्लियर? और इसमें भी अगर स्पेशली अगर हम देखें तो एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें, क्लियर, तो किसकी बात करते हैं? स्पेशली क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रासेस। स्पेशली हम क्या करते हैं? घासों का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन देखते हैं। हो गया? नहीं, अनूप शर्मा जी कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, आप लोगों ने सुना होगा, क्लियर, इसी से रिलेटेड एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी? घासों की। और स्पेशली अगर आपको बोले तो स्पेशली क्या बोलोगे भैया? स्पेशली क्लासिफिकेशन हम करते हैं किसका? घासों का। मतलब घासों को हम क्या करते हैं? स्पेशली हम स्टडी करते हैं घासों की, बट स्पेशली उसमें अगर हम देखें एग्रोस्टोलॉजी में तो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप की जो ग्रासेस है, घासें हैं, क्लियर, उनको अलग अलग बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं। कौन सी ग्रासेस जो है वो एनिमल के लिए एज ए फीडर यूज होती है, कौन सी मेडिसिनल यूज होती है, और भी बहुत सारे जो घरेलू उपयोग हैं। जैसे आपने कूलर देखा होगा, कूलर के अंदर खस ग्रास का अगर आप चारा देखते हो, तो इस टाइप से अलग अलग जो घासें होती है, बहुत सारी जो घासें होती है उनका उपयोग टोकनी या फिर घरेलू जो सामान है उसको बनाने में भी होता है। तो अलग अलग बेस पे हम क्या करते हैं? एग्रोस्टोलॉजी के अंदर घासों के क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग सुना है आपने? ले फार्मिंग क्या होता है? ले फार्मिंग बताइए भैया, क्या होता है? अल्टरनेट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रासेस। क्या होता है? अल्टरनेट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रासेस इन क्रॉप रोटेशन। क्लियर? ले फार्मिंग सभी को पता है ना, ले फार्मिंग क्या होता है? तो ले फार्मिंग में हम क्या करते हैं? जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र में हम क्रॉप्स या फसलों के साथ क्या करते हैं? घासों की खेती भी करते हैं। इसी को कहा जाता है ले फार्मिंग। तो एग्रोस्टोलॉजी जब आप पढ़ो तो ले फार्मिंग को भी थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। ये वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट टाइप की जब फार्मिंग्स पढ़ेंगे, फार्मिंग्स के टाइप्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसकी स्टडी करेंगे। बट यहां से जो है थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज हम लेते चलें। तो एग्रोस्टोलॉजी जो होता है ये सीधा, अगर सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो घासों का अध्ययन करना, मतलब स्पेशली घासों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, इसी को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। और इसी में अगर हम देखें तो ले फार्मिंग का कनेक्शन भी एग्रोस्टोलॉजी से ही है। मतलब ले फार्मिंग में हम क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं? क्रॉप्स के साथ जो है वो घासों की खेती भी करते हैं। किसमें? जब हमने क्रॉप रोटेशन मान लो 4 साल का बनाया, मैक्सिमम आपको पता है क्रॉप रोटेशन जो है वो 4 साल का होता है, और खरीफ के सीजन से जो है वो क्रॉप रोटेशन बनाया जाता है। तो जब हम फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन में क्या करें? 2 या 2 से ज्यादा वर्ष के लिए हम क्या करें? घासों को भी शामिल करें, तब हम इसको क्या कहेंगे? ले फार्मिंग कहेंगे। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है?
क्लियर होता जाए ना तो आप बताते जाओ कि सर हाँ बिल्कुल अब जो है ना ये समझ में आ गया। अब अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, अगर हम देखें तो एग्रो इकोलॉजी जो कि कल हम लोग देख चुके थे। क्लियर? तो एग्रो इकोलॉजी क्या होता है? तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि फसलों का अध्ययन करना है, बट हम जो इकोलॉजिकल जो कंसेप्ट हैं, इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेस मानेंगे। मतलब वहां का इकोसिस्टम किस टाइप का है, उस इकोसिस्टम के आधार पर ये उसको हम बेस मानकर अगर क्या करें, फसलों का अगर हम अध्ययन करें तब हम उसको क्या कहेंगे, एग्रो इकोलॉजी कहेंगे। हो गया क्लियर? तो ये कल हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आता है फॉरेस्ट्री। अब यहां दो टर्म आएगी भैया, क्या आएगी? नेक्स्ट फोर्थ अगर हम देखें तो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री की बात करते हैं भैया, फॉरेस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है वानिकी। क्या बोलते हैं? वानिकी बोलते हैं। तो फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है? अब यहां से कुछ फैक्ट बताऊंगा, डाटा बताऊंगा जो कि आपके 2020-21 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2020-21 के अकॉर्डिंग कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको मैं डाटा बताऊंगा। पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? पहले आप इस चीज को बताइए भैया, फटाफट बताइए। और दूसरा आप इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? ये दो चीजें बताइए आप लोग चैट सेक्शन में। पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट्री में होता क्या है। तो सीधी सी बात है भैया, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट विथ फॉरेस्ट ट्रीज। क्लियर? मतलब जब हम वनों का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल अनूप शर्मा जी देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, ध्यान रखना। झांसी नहीं है, यादव जी कहां पर है? देहरादून में है, जहां पर IAS IPS इनकी सबकी ट्रेनिंग होती है। फॉरेस्ट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसे आप अगर देखो तो जो DFO होता है, SEF होता है, रेंजर्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी वहां पर होती है। ध्यान रखना, वहां अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। अब हम अगर देखें तो सीधा पहला तो वनों का अध्ययन या जंगलों का अध्ययन, जो नेचुरली ग्रोइंग फॉरेस्ट होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से जो जंगल उगे हुए हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? फॉरेस्ट्री में। अब यहाँ एक आगे शब्द और आएगा सिल्वीकल्चर, उसमें थोड़ा अंतर आएगा, वो हम लोग वहां क्लियर करेंगे। कुछ डाटा आप नोट कीजिए कि मध्य प्रदेश में, क्लियर कहां पर? मध्य प्रदेश में अगर हम देखें वनों का प्रतिशत, वनों का प्रतिशत अगर हम देखें मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना है? लगभग है ये 30.7%। मध्य प्रदेश का जितना एरिया है उसका लगभग 30.7% एरिया में क्या है? फॉरेस्ट है। पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि भारत में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का वो तो भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत कितना है? 30.7% है। अब यही अगर हम देखें भारत में, क्या है? भारत में, तो भारत में अगर हम देखें वनों का प्रतिशत तो ये लगभग बढ़ गया है। अगर हम देखें 2015 से 2017 की अगर बात करें तो ये लगभग कितना प्रतिशत था? लगभग 20.4% के लगभग था। कितना? 20.4%। बट 2021 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत में वनों का जो प्रतिशत है वो कितना है? वो लगभग 24.62% है। कितना? लगभग 24.62%। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि एक अगर हम देखें वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम में, मतलब अगर हम देखें एक विकसित पारिस्थितिकी तंत्र में कि अच्छा जीवन जीने के लिए या सभी जो वन्य प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इन सभी के लिए अगर हम देखें ताकि पर्यावरण शुद्ध रह सके और वहां जो जीव जंतु है वो आसानी से डेवलप हो सके।
इसके लिए कम से कम कितना वन क्षेत्र होना जरूरी है, वहां का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना प्रतिशत जो है कम से कम वन होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हम देखें एक बेहतर इकोसिस्टम के लिए न्यूनतम वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? बताइए भैया, कितना होना चाहिए? कम से कम 33%। वहां जितना भी उसका जियोग्राफिकल एरिया है उसका 33% अगर क्या है, फॉरेस्ट है, मतलब वहां का इकोसिस्टम जो है वो बेहतर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? अच्छा, ये एरिया भी लिख लो आप, लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। इंडिया में अगर हम देखें तो जो 24 है कितना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर, इतना है एरिया टोटल। ठीक है, आप सभी को पता है भैया टोटल इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना है इंडिया का जो है, इंडिया की अगर हम बात करें जियोग्राफिकल एरिया, क्लियर? तो टोटल कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर, इतना है। उसमें से लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर में क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, वर्तमान में 2021 के अकॉर्डिंग। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 5th या 6th जो भी है नंबर, अगला देखते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या देखते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं भैया। एग्रो फॉरेस्ट्री में हम क्या करेंगे, वनों के साथ साथ किसका अध्ययन करेंगे, फसलों का भी अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट विथ क्रॉप्स या फील्ड क्रॉप्स। तो सीधा हम बोल सकते हैं कि वनों के साथ फसलों का अध्ययन। हो गया क्लियर? क्या करना है, वनों के साथ हमको क्या करना है, फसलों का अध्ययन। तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम देखें सिल्वीकल्चर, क्या देखते हैं, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्री। क्लियर? क्या होता है, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। क्लियर? क्या करना है हमको, सीधा है भैया, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, हम लकड़ी उत्पादन करने के लिए या वुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम खेत में क्या करते हैं, जैसे आप सागवान को देख लो, यूकेलिप्टस को देख लो। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे वृक्ष हम लगाते हैं खेतों के अंदर जिससे हमको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो जब हम खुद क्या करें, ये अगर मान लो भैया अगर नेचुरली अगर फॉरेस्ट है तो उसकी स्टडी तो हम फॉरेस्ट्री में करेंगे, बट अगर हम वृक्षों की खेती कर रहे हैं, मतलब वृक्षों को उगा रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनका कल्टीवेशन कर रहे हैं, किसका, वृक्षों का, किसके लिए, तो हमारे उद्देश्य के लिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे सिल्वीकल्चर। तो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर में थोड़ा सा अंतर है। फॉरेस्ट्री क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो जंगल लगे हुए हैं, क्लियर, उनका अध्ययन करना, उनको मैनेज करना, उनका कंजर्वेशन करना, वो होता है फॉरेस्ट्री। और सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो सिल्वीकल्चर मुख्य रूप से मनुष्य क्या करता है, लकड़ी उत्पादन करने के लिए, लकड़ी या तो वो सामान बनाने के लिए उपयोग करेगा या फिर फ्यूल जलाने के लिए उपयोग करेगा, या बहुत सारे अलग अलग उसके उद्देश्य हो सकते हैं। तो अगर मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है, अगर वृक्षों की खेती करता है, अब इसमें वृक्ष अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ये माइनर सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर देखें तो अगला देखते हैं एग्रो सिल्वीकल्चर।
एग्रो सिल्वीकल्चर। एग्रो सिल्वीकल्चर, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे? वृक्षों को लगाने के साथ साथ फसलों को लगाने का अध्ययन, मतलब जो हम वन लगा रहे हैं, सिल्वीकल्चर कर रहे हैं, उसी में हम क्या करेंगे? जो वृक्षों की पंक्तियों के बीच या जो रोज के बीच जो स्पेस बची होती है, उस स्पेस में हम क्या करेंगे? फसलों की खेती भी करेंगे। तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे एग्रो सिल्वीकल्चर, द स्टडी ऑफ ट्रीज विद द क्रॉप्स, field crops or fruit crops or vegetable crops production is called the agro silviculture। अब यहां पर आप ध्यान रखना भैया, क्या लिखा है हमने? वृक्षों की खेती के साथ फसलों या सब्जियों की खेती करना। क्या करना? खेती करना। हो गया क्लियर? इसी को क्या कहा जाता है? एग्रो सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान रखना, आपने दो शब्द यहां पर आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पता होगा टोंगिया। क्या है? टोंगिया फार्मिंग। सुना है क्या? टोंगिया फार्मिंग। और दूसरा आपने सुना होगा एले फार्मिंग। ये दो शब्द सुने हैं क्या आपने? टोंगिया फार्मिंग और एले फार्मिंग। फटाफट बताइए, बताइए भैया। हाँ, अब ये जो टोंगिया है, क्लियर, ये मोस्टली कहां से निकला हुआ शब्द है? तो आप सभी को पता है भैया, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यांमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यांमार। म्यांमार है हमारा पड़ोसी देश, म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। आया ना समझ में? म्यांमार या बर्मा, वर्मा नहीं, बर्मा। क्लियर? हाँ, में होती है, वर्मा में नहीं होती, बर्मा में होती है। ठीक है, सुने हैं सर, मेरी फॉरेस्ट्री से ही एमएससी है। बहुत बढ़िया द्विवेदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो म्यांमार में क्या होता है? तो म्यांमार में ध्यान रखना भैया, यहां पर वृक्ष की पंक्तियों के बीच में फसलों या सब्जियों की खेती की जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है, ये 3 से 5 वर्षों तक की जाती है। कब तक? 3 से 5 वर्षों तक की जाती है। इसमें गवर्नमेंट, वहां की जो सरकार है, वो किसानों को ऑलरेडी जो है वो पहाड़ों पर। अब यहां पर ध्यान रखना भैया, ये जो टोंगिया है, इसका अगर हम देखें तो ये कौन सा वर्ड है? ये है बर्मीज वर्ड। कौन सा वर्ड है? बर्मीज वर्ड है। और इसका मीन क्या होता है? इसका मन होता है हिल या पहाड़ी। आया ना समझ में? अभी आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, वर्ग 1 में आया था, बिल्कुल ये बर्मीज वर्ड आया था। क्लियर? और मेरा टेस्ट सीरीज पुराना अगर देखो तो मैंने वहां पर टोंगिया में बताया था कि ये बर्मा से बर्मा, जो बर्मीज, बर्मा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मीज। क्लियर? प्राचीन समय में, लगभग 300 साल पहले, क्लियर, ये शब्द जो है अस्तित्व में आया था। कौन सा? टोंगिया। टोंगिया अगर हम देखें तो टोंगिया का मीनिंग होता है हिल या पहाड़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान बसे हुए हैं, उनके पास वैसे अगर देखें तो समतल जमीन नहीं है, तो यहाँ पर फसल उत्पादन और वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि पहाड़ों पर जो है वहां रहने वाले किसानों को जो है वो सुविधा दे रखी है कि आप भैया जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर वृक्षारोपण भी करें, और वृक्षारोपण करने के साथ साथ जो वृक्ष हैं उनके बीच में आप क्या करें? या तो सब्जियों की खेती करें या फसलों की खेती करें। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य होता है, इसका मेन पर्पस भी ध्यान रखना भैया। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस जो होता है वो होता है लकड़ी उत्पादन प्लस खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को? हो गया ना क्लियर? अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दूसरा मैंने आपको बता रखा है कौन सा? एले। एले, जिसको अगर हिंदी में हम बोले तो क्या बोलते हैं? गली खेती। कौन सी? गली
खेती, गली खेती। क्लियर? तो इसमें भी क्या किया जाता है, अगर मान लो आपने देखा होगा कि वृक्ष, और अगर मान लो आपने कोई से फल के वृक्ष लगाए, या फिर लकड़ी के लिए अगर मान लो आपने कोई सा प्लांटेशन किया है, या फिर जैसे बेर वाली झाड़ियां लगाई है, तो इन झाड़ियों को आपको पता भी है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है रो टू रो ये ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जब तक फ्रूटिंग नहीं आती या फिर लकड़ी जो है वो तैयार नहीं होती, तब तक क्या करते हैं, उन वृक्षों की पंक्तियों के बीच में क्या करते हैं, वृक्षों की पंक्तियों के बीच में आप ऐसी फसलों को लेते हैं जो छाया सहनशील होती है। ठीक है, मतलब ये जो है ये वृक्ष की पंक्तियां है भैया, इन वृक्ष की पंक्तियों के बीच में आपने क्या किया, सब्जियों की खेती कर रहे हो या फिर किसकी खेती कर रहे हो आप, फसलों की खेती कर रहे हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे गली खेती या एले फार्मिंग। हो गया क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। चलो, हो गया ना, बहुत आसान है। तो एग्रो सिल्वीकल्चर से ही ये दोनों शब्द जो है ये संबंधित है। कभी कभी जो है आपको क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से कौन सा एग्रो सिल्वीकल्चर को सही रूप से संदर्भित करता है, आया ना समझ में? तो कौन सा संदर्भित करेगा, तो एग्रो सिल्वीकल्चर में आप फसलें भी ले रहे हो, साथ ही साथ क्या कर रहे हो, वृक्षारोपण भी कर रहे हो। क्लियर? मतलब वृक्षारोपण करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, फसल या सब्जियां भी ले रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो जो टोंगिया फार्मिंग या कल्टीवेशन होता है या सिस्टम जो होता है, दूसरा अगर हम देखें तो जो एले फार्मिंग होता है, ये दोनों का रिलेशन जो है किससे है, एग्रो सिल्वीकल्चर से ही होता है। आपको समझ में आया? बढ़े आगे, बताइए। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला आपका जो टर्म आता है वो है सॉइल साइंस। क्लियर? सॉइल साइंस मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है, मृदा का अध्ययन। किसकी स्टडी करना, मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का अध्ययन करना। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है मृदा विज्ञान। क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान, द साइंस ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का अध्ययन करना, साइंटिफिक, इसी को कहा जाता है सॉइल साइंस। अब आपने देखा होगा ये जो सॉइल वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, सॉइल, ये सॉइल का मीनिंग क्या होता है, आया ना समझ में? तो इसका मीनिंग ध्यान रखना। सॉइल का मीनिंग क्या होता है, एक तो आपने देखा होगा द सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। क्या होता है, द सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। क्लियर? जिसको हम क्या बोलते हैं, अनंत जीवन की आत्मा। क्या बोलते हैं, अनंत जीवन की आत्मा। ये शब्द हैं। क्लियर? एस का मतलब क्या हो गया, तो एस का मतलब हो गया सोल। क्लियर? जिसको आत्मा कहा जाता है। फिर ओ का मतलब क्या हो गया, ऑफ, और फिर आई का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिट, और एल का मतलब क्या हो गया, लाइफ। क्लियर? मतलब अगर हम देखें तो अनंत जीवन की जो आत्मा है इसी को कहा जाता है सॉइल। दूसरा अगर इसका मीनिंग देखा जाता है तो एक और मीनिंग होता है किसका, सॉइल का। क्या होता है, तो इसका मीनिंग सस्टेनेबल ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड। क्या होता है, सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड। क्लियर? क्या होता है, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड। मतलब अगर हम देखें तो सस्टेनेबल आप सभी को पता है टिकाऊ। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। तो क्या बोल सकते हैं, टिकाऊ जैविक एकीकृत आजीविका। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं टिकाऊ एकीकृत कार्बनिक
आजीविका। क्लियर? ये सॉइल के जो है दो मीनिंग होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला आपने देखा सॉइल मीन्स द सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, मतलब अनंत जीवन की आत्मा, और दूसरा जो होता है सॉइल मतलब होता है सस्टेनेबल ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड, मतलब टिकाऊ एकीकृत कार्बनिक आजीविका, मतलब एक ऐसा जो कार्बनिक जीविका है जो क्या करती है, हमारे जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर सॉइल साइंस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो आपने देखा होगा हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? फादर ऑफ सॉइल साइंस, हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस? बताइए भैया, कौन है? कौन है? आप सभी को पता होगा, डाकूचेव। कौन है? डाकूचेव। डाकूचेव को जो है फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब अगर इंडिया में पूछ ले, कहां पर? इंडिया में, तो इंडिया में अगर आपको सॉइल साइंस के पिता या जनक अगर पूछ ले तो वो कौन है? वो है लीथर, बिल्कुल, वैसिल, हाँ वैसिली, आप चाहो तो वैसिली भी लिख सकते हो। क्लियर? सॉरी, पूरा लिख देता हूं नाम। हाँ, वैसिली डाकूचेव, ये पूरा आप ध्यान रखना। बिल्कुल रोहित साहू जी। अब हम बात करते हैं, अगर इंडिया में अगर बोल दे तो इंडिया में कौन है? तो JW लीथर। कौन है? JW लीथर। सॉइल साइंस इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो JW लीथर। कौन है? JW लीथर। इनको भारत में जो है वो सॉइल साइंस का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं भैया, यहां पर ये कौन से साइंटिस्ट थे भैया? डाकूचेव जो थे ये रशियन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? रशियन। इस चीज को ध्यान रखना, कहां के? रशियन साइंटिस्ट थे, तो ये ध्यान रखना, रशियन साइंटिस्ट थे। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं जो सॉइल है। सॉइल की अगर हमने बात की तो सॉइल क्या है? सॉइल जो है एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है भैया। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सोलम, मतलब फर्श, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो है वो ऊपरी परत, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसी को क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है। सोलम आपने पढ़ा होगा जब हम होरिजन्स पढ़ेंगे, तो कौन कौन से होरिजन्स? A+B होरिजन्स। कौन कौन से? A+B होरिजन्स। A+B होरिजन्स को मिलाकर क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है, कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस। मतलब हम ये भी ध्यान रखना है हमको, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस कॉल्ड पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। मतलब मृदा के निर्माण का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में करते हैं? हम पेडोजेनेसिस में करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये काफी कुछ जो है हम सॉइल साइंस के बारे में जो है देख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें सॉइल साइंस में एक बात और ध्यान रखना कि सॉइल साइंस की जो ब्रांचेस होती है कितनी होती है? तो 2 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी? फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी? वो है पेडोलॉजी। कौन सी है? पेडोलॉजी।
तो पेडोलॉजी जो होता है इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है। वैसे अगर हम देखें तो जो डाकूचेव है उनको पेडोलॉजी का ही जनक कहा जाता है। आया ना समझ में? हम लोग भले ही उनको सॉइल साइंस के जनक बोलते हैं, पर एक्चुअल में जो है सॉइल की जो ओरिजिन है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी फर्स्ट टाइम जो स्टडी की थी वो किसने की थी? डाकूचेव ने की थी। इसीलिए हम स्पेशली सॉइल साइंस में भी जब हम बात करें किसकी? पेडोलॉजी की बात करते हैं, तब यही होता है कि भैया पेडोलॉजी के जो जनक हैं एक्चुअल में वही हैं डाकूचेव। तो यहां पर ध्यान रखना भैया, जो पेडोलॉजी होती है, पेडोलॉजी और सेकंड ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है? वो होती है एडेफोलॉजी। कौन सी है? एडेफोलॉजी। दो ब्रांचेस है, दोनों को ध्यान रखना भैया। जो पेडोलॉजी होती है इसको फंडामेंटल सॉइल साइंस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल सॉइल साइंस। क्लियर? फंडामेंटल सॉइल साइंस किसको कहा जाता है? पेडोलॉजी को कहा जाता है। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें, हाँ, सेकंड जो है एडेफोलॉजी है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका एडेफोलॉजी जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एप्लाइड सॉइल साइंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो ये नाम याद रखना। कौन सा? ये नाम उर्वशी। आया ना समझ में? उर्वशी क्यों बताया? तो भैया ऊ से क्या बन जाएगा? ऊ से बन जाएगा उत्पत्ति। क्या बन जाएगा? उत्पत्ति। क्लियर? दूसरा अगर हम देखें तो वह से क्या बन जाएगा? वर्गीकरण। और स से क्या बन जाएगा? स से आपका बन जाएगा संरचना। क्लियर? तो मृदा की उत्पत्ति, उसका जो वर्गीकरण अलग अलग आपने देखा है भैया। मृदा को कितने ऑर्डर के अंदर बांटा हुआ है? सॉइल को कितने ऑर्डर के अंदर बांटा है? फटाफट बताइए। डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स होती है, तो टोटल जो है मृदा को कितने डिफरेंट ऑर्डर के अंदर बांटा है? फटाफट बताइए। पढ़ा होगा ना आपने? पढ़ा है कि नहीं? मृदा को कितने गणों के अंदर बांटा गया है? ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो मृदा को टोटल जो है वो कितने? 12 ऑर्डर के अंदर बांटा हुआ है भैया। कितने? 12 ऑर्डर। ये ध्यान रखना। और ये जो ऑर्डर्स हैं डिफरेंट टाइप के सॉइल के, वो उसका पूरा का पूरा स्टडी हम किस में करते हैं? तो वो पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। दूसरा और ध्यान रखना कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? मतलब भारत में सबसे अधिक जो सॉइल पाई जाती है, क्लियर, वो कौन सी सॉइल होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी सॉइल है सबसे ज्यादा? तो वो है एल्यूवियल सॉइल। कौन सी? एल्यूवियल सॉइल। और एल्यूवियल सॉइल जो है वो कौन से ऑर्डर के अंदर आती है? तो इनसेप्टी सॉल। किसमें आती है? इंसेप्टिसोल। तो कई बार वो पूछ लेता है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर एलुवियल सॉइल है और एलुवियल सॉइल इंसेप्टिसोल में आती है। तो सीधा अगर हम देखें तो भारत में सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है वो कौन से ऑर्डर की पाई जाती है? इंसेप्टिसोल ऑर्डर की सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्लियर? तो ये आपका पेडोलॉजी है। दूसरा अगर हम देखें, और इसी में हम किसका स्टडी करते हैं? तो हमने ये उत्पत्ति लिखा है ना, उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था भैया, जो पेडोजेनेसिस, उत्पत्ति, या हम इसको क्या बोलते हैं? मृदा का निर्माण। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। मतलब मृदा का निर्माण होना, मृदा की उत्पत्ति होना। ठीक है, हो गया क्लियर इतना? अब दूसरा हमारा जो ब्रांच है वो कौन सा है? एडेफोलॉजी। तो एडेफोलॉजी में हम क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द बेनिफिशियरी ऑफ फार्मर्स। मतलब फार्मर्स को जो लाभ मिल रहा है, या फार्मर्स, या सीधा हम बोल सकते हैं क्रॉप के अकॉर्डिंग। अगर हम किसकी स्टडी करें? मृदा का अध्ययन करें खेती के लिए, सीधा हम बोल सकते हैं क्या? कि फसल उत्पादन की दृष्टि से, मृदा का अध्ययन।
जब हम कैसा अध्ययन करें सॉइल का, जब हम फसल उत्पादन की दृष्टि से मृदा का अध्ययन करते हैं कि भैया कौन सी मृदा कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस शाखा को कहा जाता है एडेफोलॉजी और अप्लाइड सॉइल साइंस। मतलब एक्चुअल में हम देखें तो जो किसान है या फिर जो भी खेती करता है उसको कौन सी शाखा से ज्यादा लेना देना होता है, एडेफोलॉजी से लेना देना है। जो साइंटिस्ट है वो पेडोलॉजी से उनका लेना देना होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा और हमको यहां पर ध्यान रखना है। आपने देखा होगा जो कणपुंज होते हैं, तो दो फैक्ट आप यहां ध्यान रखना, नेचुरल एग्रीगेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, क्या बोलेंगे इसको, पेड। क्या बोलेंगे, पेड। मतलब प्राकृतिक रूप से जो कणों के मिलने से जो कणपुंज बनता है, क्या बोलता है हम उसको, तो सीधा यहां बोल देना आप, क्या, प्राकृतिक कणपुंज। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कणपुंज। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पेड़ कहेंगे, ठीक है। और दूसरा और ध्यान रखना, आर्टिफिशियली एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, क्या कहेंगे इसको, अब आप लोग बताइए भैया क्या कहेंगे। अगर आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से हमने जब कणों का पुंज तैयार किया तब इसको हम क्या कहेंगे, बताइए। प्राकृतिक रूप से जो बना है उसको हम क्या कहेंगे, वो तो पेड़ कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना पेड़ क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ का जो फॉर्मेशन होता है, कणपुंज जो बनता है, कौन सी प्रोसेस से बनता है, तो सीधी बात है भैया, पेडोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस से, पेडोजेनेसिस। तो यहाँ पेड़ वर्ड आ रहा है, मतलब पेड़ का निर्माण होना। क्लियर। ये तो प्राकृतिक रूप से अगर पेड़ का निर्माण होता है, कणपुंज अगर बनते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, कणों का गुच्छा। और कृत्रिम रूप से हम जैसे जुताई करते हैं, प्लोइंग करते हैं, होइंग करते हैं, और इससे जो मृदा के अंदर जो कणपुंज बनते हैं, आर्टिफिशियली जो पार्टिकल एग्रीगेट्स जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं, बताइए भैया, आप लोग बता नहीं रहे हो, क्या कहते हैं उसको, क्लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोड। ध्यान रखना। तो प्राकृतिक रूप से कणों का जो पुंज है पेड़ है, कृत्रिम रूप से बनने वाला जो कणों का पुंज है उसको कहा जाता है क्लोड। तो ये सॉइल साइंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक ध्यान रखना, बाकी हम जब सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें अगली ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, तो पेट्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं चट्टानों का, द स्टडी ऑफ रॉक्स। क्लियर। रॉक्स या चट्टानों का अध्ययन करना, ठीक है, किसमें करते हैं, तो ये हम करते हैं पेट्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच अगर हम देखें तो इरेमोलॉजी। कौन सी, इरेमोलॉजी। इरेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं, द स्टडी ऑफ डेजर्ट जोन, मतलब शुष्क क्षेत्रों का अध्ययन। क्या करते हैं, शुष्क क्षेत्रों का अध्ययन। किसका अध्ययन, डेजर्ट। जब हम डेजर्ट या ऐसे शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, इरेमोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, हाँ, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो है वो पीडीएफ मिल गया है, बताइए भैया। फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको डाल दिया है, बताइए। एप्लीकेशन पे डाल दिया है ना फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का डाल दिया है।
डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज, मतलब जो वृक्ष होते हैं वृक्ष की उम्र आयु ज्ञात करना। इस शाखा में क्या करते हैं हम? इसमें हम करते हैं वृक्षों की आयु ज्ञात करना। क्लियर? इस ब्रांच में क्या किया जाता है सर? हाँ, डाल हुए हैं, सारे ही डले हुए हैं, ठीक है। सभी आपका जो पीडीएफ है वो डल चुके हैं भैया, आप लोग स्टडी चालू कर दो, ठीक है। हाँ, अगर किसी नोट्स के अंदर अगर कुछ अपडेट करना हुआ तो हम लोग उसको अपडेट करते जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसको अपडेट करके फिर आपको वापस जो है वो मिल जाएगा। अगर किसी में कहीं पे जैसे डाटा अगर मान लो पुराना है या कोई अगर डाटा में कहीं अगर वेरिएशन आपको ऐसा लग रहा है तो वो जो है वो नोट्स अपडेट होते जाते हैं। एग्रीकल्चर में आपको पता है भी ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी बदलती है, ठीक है। तो जो भी आएगा तो डाटा, बहुत सारे डाटा तो मैं आपको लेटेस्ट डाटा यही बताते जाऊंगा, तो आप नोट्स में भी एक बार जो है उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु ज्ञात करना, इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर नेक्स्ट जो है मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखना, एक और ब्रांच आपकी होती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आप सभी को पता है भैया हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सॉइल लेस फार्मिंग। क्या बोला जाता है इसको? सॉइल लेस फार्मिंग। क्लियर? मतलब बिना मिट्टी के खेती करना। क्या करना? हाँ, कल से मॉक टेस्ट भी होना है। हाँ बिल्कुल, कल से जो है आपका मॉक टेस्ट भी होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कल से हम 8:30 बजे से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 8:30 बजे भी आपको 1 घंटे के का जो है वो समय देना है, ताकि आपका जो है एग्रीकल्चर का जो रिवीजन है वो यही होता रहे। क्लियर? तो ध्यान रखना भैया, सॉइल लेस फार्मिंग या फिर हम इसको एक्वाकल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं रूट के थ्रू, वो किसमें डाइल्यूट करते हैं? तो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो हम पानी में घोल कर जो है रूट के थ्रू जो है वो क्या करते हैं? प्लांट को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सॉइल या मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हु इज द फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स के जो फादर हैं वो कौन है? तो इस चीज को ध्यान रखना, कौन है? फ्रेडरिक गेरिके। कौन है? फ्रेडरिक गेरिके। कौन है? फ्रेडरिक गेरिके। ये ध्यान रखना भैया। और इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को कब खोजा था? 1937 में। और सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को जो खोदा था उसके लिए इन्होंने किसका उपयोग किया था? कौन सी क्रॉप का यूज किया था हाइड्रोपोनिक्स में फर्स्ट टाइम जो है वो क्रॉप ग्रो करने के लिए? तो इन्होंने यूज किया था टोमेटो वाइन्स। क्लियर? जो टमाटर की जो बेल है उसको जो है फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स कल्टीवेशन करके क्या किया था? अंगूर की खेती जो है वो शुरू की थी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। दूसरा एक बात और ध्यान रखना, क्या कि हाइड्रोपोनिक्स टर्म वाज गिवन बाय गिवन बाय, किसने दिया है? इन्होंने ही दिया है। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है हाइड्रोपोनिक्स को खोजा भी था, फ्रेडरिक गेरिके ने 1937 में। और पहली बार जो है इन्होंने ही हाइड्रोपोनिक्स टर्म का जो है वो यूज किया था, उपयोग किया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला जो आता है वो आता है लाइव स्टॉक। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो कौन सी है? वो है लाइव स्टॉक। क्लियर? लाइव स्टॉक, तो यहां पर क्या होता है भैया? तो स्टडी ऑफ फार्म एनिमल्स, मतलब जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करना। तो क्या हो जाएगा आपका? स्टडी ऑफ फार्म
एनिमल्स। बट यहां पर ध्यान रखना भैया, एक्सेप्शन पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गी पालन को छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़ना है आपको, मुर्गी पालन को छोड़कर, ठीक है। स्टडी ऑफ फार्म एनिमल्स, मतलब जितने भी हम डेयरी फार्म पर जो एनिमल जो है उनको पालते हैं, जैसे केटल्स हैं आपके, मतलब गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, क्लियर। ये जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं जिनको फार्म पर पाला जाता है, इन सभी एनिमल्स का जो स्टडी है वो किस में करते हैं, हम लाइव स्टॉक में करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो लाइव स्टॉक टर्म जो है ये सबसे पहले जो है कब अस्तित्व में आया, तो ये अस्तित्व में आया 1650 से 1660 के बीच। 1650 से 1660 के बीच जो है सबसे पहले जो है वो लाइव स्टॉक टर्म का जो है वो यूज होने लगा, बिल्कुल बर्ड को छोड़कर। तो पोल्ट्री के अंदर सभी बर्ड्स आते हैं भैया, देखो पोल्ट्री के अंदर खाली मुर्गी को मत ले लेना, मुर्गी को मत लेना, आया ना समझ में, इसमें आपका सभी आता है भैया, जितने भी बर्ड्स जिनसे आपको क्या मिले, अंडे मिले, ठीक है, मांस मिले, और क्या मिले हमको, पंख मिले, क्लियर। ये सभी जितने भी बर्ड्स होते हैं, इन सभी बर्ड्स को पोल्ट्री के अंदर रखा है। तो ये टर्म जो है आप ध्यान रखना, पोल्ट्री मीन्स जो आपको जिनसे एग या अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, पंख मिलते हैं, ये सभी को जो है किसमें रखा है, वो पोल्ट्री के अंदर रखा है। बट पोल्ट्री को लाइव स्टॉक में काउंट नहीं करते, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, फार्म पर ही पालते हैं, पोल्ट्री फार्म होता है हमारा, बट यहां पर हमने क्या लिख दिया है कि एब्सेक्शन पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग जो है ये यहां पर क्या है, अपवाद है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला, तो अगला हमारा जो ब्रांच आता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम क्या करते हैं, जो भी जीव या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हम जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है या जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, और मॉडिफाइड करके हम जो है न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का। किसका यूज करते हैं यहां पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूज्ड genetic engineering for the modification of the structure of gene और DNA, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके अगर हम किसी भी जीन के डीएनए स्ट्रक्चर में या फिर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हम अगर बदलाव करते हैं जिससे कि हमको बेनिफिशियल या यूजफुल अगर वैरायटी जो है वो अगर मिलती है, तब इसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्लियर। फर्स्ट अगर हम देखें तो जैसे बीटी कॉटन की अगर हम बात करते हैं, किसकी, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की बात करते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बीटी टोबैको, फिर हम बात करें बीटी ब्रिंजल, फिर हम बात करें बीटी मस्टर्ड की। अब यहां पर ध्यान रखना भैया, देखा होगा आपने वैसे भी बहुत सारी क्रॉप्स बीटी के अंदर है, बट यहां पर ध्यान रखना भैया, आप सभी को पता है कि जो बीटी है, वैसे ये वर्ल्ड में जो है फर्स्ट इसका जो ट्रायल किया था अमेरिका ने, यह किया था तो 1993 में जो है इसके क्या किए थे, ट्रायल किए थे, और अप्रूवल जो दिया था यूएसए ने, क्या किया था, इसको अप्रूव किया था, अप्रूव, ये ध्यान रखना। इसको कब मिला था, 1994 में। 1994 में अमेरिका, सॉरी 94 नहीं, 93 में अप्रूवल, 95 क्लियर, यूएसए, ठीक है, इसने अप्रूव किया था। इंडिया में जो है
ये खेती के लिए कब यूज होने लगा? तो आप सभी को पता है भैया, बीटी कॉटन जो है वो इंडिया में कब आया? तो इंडिया में कब आया भैया? ये 2002 में। और लाने वाली कंपनी कौन कौन सी थी? मोनसेंटो और महिको। आया ना समझ में? कौन कौन सी कंपनी थी? मोनसेंटो एंड महिको, ध्यान रखना। महिको, ठीक है। तो 2002 में ये इंडिया में आया भैया, ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो यूएसए ने इसको तैयार किया था। इसमें ये जो बीटी है ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा? बैसिलस थ्यूरोजेंसिस बैक्टीरिया, जो कि सॉइल या मिट्टी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। और ये एक टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी बिटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट के जो भी इंसेक्ट होते हैं, जब ये उस क्रॉप के पार्ट को खाते हैं तो खाने से वो टॉक्सिन प्रोटीन जो कि बीटी ने प्रोड्यूस की है, ये उसके बॉडी में जाती है और इस प्रकार से वो इंसेक्ट जो है वो किल हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा अगर हम देखें तो वर्ल्ड की फर्स्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट बीटी क्रॉप या बायोटेक्नोलॉजी से जो डेवलप की गई थी क्रॉप, वो कौन सी थी? तो वो थी टोबैको। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्रॉप थी भैया। कब ये तैयार की थी? 1983 में। कौन सा? बीटी टोबैको, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इंडिया में फर्स्ट जो क्रॉप थी जो बीटी फॉर्म में तैयार की थी, वो कब तैयार की थी और कौन सी थी? बीटी ब्रिंजल थी इंडिया में प्रथम। क्लियर? कब? 2005 में। ये भी ध्यान रखना आप। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बीटी मस्टर्ड है, एक क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है आपको जो है आरईओ की एग्जाम में आएगा। कौन सा? तो अभी हाल में है जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने बीटी मस्टर्ड को भी अप्रूव कर दिया है। किसको अप्रूव कर दिया है? बीटी मस्टर्ड को, खेती के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। बीटी ब्रिंजल को अभी अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, ये ट्रायल में है। बट इंडिया में अगर हम देखें तो कमर्शियली फॉर्म के, कमर्शियली अगर हम क्रॉप की बात करें बीटी में, तो कमर्शियली फर्स्ट क्रॉप इंडिया में जो अप्रूव हुई थी कल्टीवेशन के लिए, वो बीटी कॉटन थी। बट ये अगर हम देखें तो ये कमर्शियल क्रॉप है, ये आपका फूड क्रॉप नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के दे कि इंडिया में फर्स्ट जो बीटी फूड क्रॉप है वो कौन सी अप्रूव हुई है, तो वो मस्टर्ड अभी हाल में ही ये अप्रूव की गई है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आया ना समझ में? ये क्या है? ये फूड क्रॉप है भैया। आया ना समझ में? इससे एडिबल ऑयल प्रोड्यूस होगा और इस ऑयल को हम खाएंगे। तो एडिबल या फूड क्रॉप के रूप में अगर फर्स्ट क्रॉप अगर आपको दे तो आपका कौन सा आएगा? मस्टर्ड, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जो है वो ध्यान रखना है। हो गया क्लियर? और एक बात और ध्यान रखना, इसकी जो वैरायटी है, कौन सी जो बीटी वैरायटी है किसकी? बीटी मस्टर्ड की, वो कौन सी है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। कौन सी है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? DMH 11। ये ध्यान रखना, ये अप्रूव हुई है और इसका कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट भी हो गया है। हो गया इतना क्लियर? फटाफट बताइए। आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम क्या करें, किसी भी जीव का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो डीएनए है, यूनिट ऑफ द जेनेटिक्स, इसमें हम क्या करते हैं? हम मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड करके हम क्या करते हैं? न्यू वैरायटी जो है वो इंप्रूव करते हैं, तैयार करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर अगर हम देखें, अच्छा आप जो टिश्यू कल्चर बता रहे हो वो अनूप शर्मा जी, वो माइक्रो प्रोपोगेशन की मेथड है, ठीक है। टिश्यू कल्चर जो है वो अलग चीज है, वो माइक्रो प्रोपोगेशन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में हमको क्या करना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमको क्या करना है? किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट बोल दो, एनिमल बोल दो, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करके हमको क्या करना है? उस क्रॉप को या उस ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव करना है,
ठीक है, तो फर्स्ट पूरा क्लियर हो गया भैया, आप लोग बताते नहीं हो, फटाफट बताइए, हो गया इतना क्लियर? हाँ, फर्स्ट बीटी कॉटन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो अप्रूव हुआ कल्टीवेशन के लिए यूएसए ने किया 1995 में, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ट्रायल में अगर बोले ना, ट्रायल में कि ये अमेरिका ने जो यूएसए ने इसका जो ट्रायल किए थे तो वो 1993 में ट्रायल के लिए दिया था और 95 में इसको क्या कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया खेती के लिए। इंडिया के अंदर जो बीटी कॉटन आया था 2002 में आया था, कौन सी कंपनी, तो इनका ज्वाइंट एडवेंचर जो था मोनसेंटो और महिको, ये दोनों कंपनियां जो है वो एक साथ बीटी कॉटन को लेकर आई थी इंडिया में, और 2002 से जो है वो इंडिया में इसका कल्टीवेशन शुरू हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि इंडिया में जो बीटी क्रॉप्स है, उन बीटी क्रॉप्स में सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करती है वो कौन सी क्रॉप है, तो वो बीटी कॉटन ही है। फिर बीटी टोबैको जो है ये वर्ल्ड की फर्स्ट जीएम क्रॉप है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी क्रॉप्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब हमने क्या किया भैया, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके क्या किया, इनका जेनेटिक जो है जेनेटिकली इनको मॉडिफाइड कर दिया है, बदल दिया है, मतलब इनका स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, ठीक है। और ये बीटी का मतलब क्या है, तो बीटी भी ध्यान रखना भैया, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरोजेंसिस बैक्टीरिया। क्लियर, कौन सा बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, क्लियर। और ये एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो है, जो भी जैसे कॉटन के अंदर जो बोल वर्म होते हैं वो मर जाते हैं, या फिर दूसरे जो क्रॉप्स हैं इनमें जो इंसेक्ट होते हैं वो जो है वो इनसे दूर भागते हैं और गलती से खा लिया तो मर जाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट बीटी क्रॉप या जीएम क्रॉप टोबैको है। बीटी ब्रिंजल, इसका स्पेशल ध्यान रखना, इंडिया में फर्स्ट बीटी या जीएम क्रॉप जो इंप्रूव की गई थी वो कौन सी थी, वो बीटी ब्रिंजल थी। बट इसको अभी तक कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल नहीं मिला है भैया, ये अभी ट्रायल में ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मस्टर्ड को अभी हाल में ही जो है अप्रूवल दे दिया है कल्टीवेशन के लिए। अब जो है इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, और इसके लिए स्पेशली जो वैरायटी है बीटी मस्टर्ड के लिए वो कौन सी है, वो है DMH11। हो गया इतना क्लियर। और ये जो भी क्रॉप्स है इनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हो गया, फटाफट बताइए। सर जी हो गया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक। तो ये हमारा क्या था, ये था बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला ब्रांच का अगर हम बात करें तो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। कौन सी, फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। क्लियर, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। क्लियर, मतलब जो एल्गीज होती है उनकी स्टडी करना। एल्गी मतलब हम अगर बोले तो क्या बोलेंगे इसको, शैवाल। क्या बोलेंगे, शैवाल। शैवाल का अध्ययन करना। इसके बाद अगर हम देखें तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स फंजाई का स्टडी करना। माइकोलॉजी के अंदर किसका स्टडी करेंगे, माइकोलॉजी के हम करेंगे स्टडी ऑफ फंजाई लाइक्स मोल्स, फिर आपका मोल्स, ईस्ट और मशरूम। ठीक है, ध्यान रखना मशरूम भी क्या होती है, एक एडिबल फंजाई होती है, इस चीज को ध्यान रखना। हो गया क्लियर। तो ये जो है आपकी कुछ डिफरेंट अलग अलग जो है ये ब्रांचेस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और होती है आपका प्लास्टिकल्चर। कौन सी ब्रांच, प्लास्टिकल्चर। कौन सी, प्लास्टिकल्चर। ध्यान रखना आजकल जो है इसका यूज बहुत हो रहा है भैया, प्लास्टिकल्चर।
प्लास्टिकल्चर आपने देखा होगा, द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो प्लास्टिक्स का जो यूज हो रहा है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कैनोपीज बनाते हैं, बहुत सारे जो ग्रीन हाउस बनाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मॉइस्चर कंजर्वेशन और वीड कंट्रोल के लिए एक जो शीट भी बिछाई जाती है ब्लैक सिल्वर कलर की, जिसमें एक साइड ब्लैक होता है, दूसरा साइड जो है वो सिल्वर होता है। अपर साइड जो है बाहर की ओर जो सिल्वर कलर होता है, नीचे की साइड ब्लैक कलर होता है। तो इसके दो प्रॉफिट होते हैं, एक तो आपका जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है वीड कंट्रोल भी होता है। साथ ही साथ जो ऊपर का जो सिल्वर कलर होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे लीव्स के नीचे, पत्तियों के नीचे जो इंसेक्ट छिपे रहते हैं वो उनका कंट्रोल भी, जो उनका इंसेक्ट का कंट्रोल भी काफ़ी हद तक होता है, मोस्टली सकिंग पेस्ट का। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखना। तो प्लास्टिक का जो यूज़ होता है किसमें, एग्रीकल्चर में, इसका जो स्टडी किया जाता है उसको प्लास्टिकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेफोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का अध्ययन करना, नेफोलॉजी। नेफोलॉजी अगर हम देखें तो नेफोलॉजी ये हम आगे पढ़ेंगे भैया, आया ना समझ में, जब जो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे। क्लियर। तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, क्लाउड्स की, या जो बादल होते हैं, क्या बादल, बादलों का अध्ययन करना। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रायोलॉजी, क्रायोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्नो एंड आइस। क्रायोलॉजी जो होता है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, बर्फ का अध्ययन करते हैं। किसका, बर्फ का अध्ययन। ठीक है, बर्फ का अध्ययन किसमें किया जाता है, क्रायोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसके अलावा सीरियोलॉजी होता है, कौन सा, सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी मतलब फसल चक्र का अध्ययन। किसका अध्ययन, फसल चक्र का अध्ययन, जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका स्टडी करना, ध्यान रखना। फिर सियोलॉजी होता है, सियोलॉजी भी ध्यान रखना भैया। इसमें हम करते हैं चाय की खेती का अध्ययन। हो गया क्लियर। तो आज हमने जितना पढ़ा याद हुआ कुछ, फटाफट बताइए, कुछ चीजें याद हुई आपको। फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए भैया, कुछ समझ में आया आपको। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में आप सभी को। थोड़ा मेहनत अच्छे से कीजिए भैया। कल से हम लोग जो है 8:30 बजे से जो है एक आपको जो है एक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं उनके कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे। अभी तो याद है सर, अभी भी याद है और लंबे समय तक याद रहेगा। क्यों, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको याद कराने का जो जिम्मेदारी वो मेरा है। मॉक टेस्ट में एक एक चीज को वापस जोड़ के मैं कनेक्शन निकाल के आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो। जय हिंद।